नमस्कार, मैं हूं शंकर। स्पोर्ट्स बायोस्कोप में आप सबों का स्वागत है। इंडिया और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। पहला मैच लखनऊ में होने जा रहा है, जिसे लेकर दोनों ही टीमें अब तैयार हो चुकी हैं। इन तमाम चीजों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन और स्पोर्ट्स रिपोर्टर प्रोजेश हैं। उनसे चर्चा करेंगे। राकेश जी, श्रीलंका से अब जिस बहुचर्चित बहुप्रतीक्षित मुकाबले का इंतजार था, श्रीलंका की टीम भी T20 फॉर्मेट में काफी बेहतरीन मानी जाती है। अब भारत का मुकाबला शुरू होने जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे बड़ा फर्क तो दोनों टीम के कॉन्फिडेंस पे हम बात कर सकते हैं। भारतीय टीम जहां वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक तरफा सीरीज जीतकर इस सीरीज में उतर रही है, वहीं दूसरी ओर श्रीलंका की टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया से 1-4 से हार कर यहां आ रही है। तो एक तो बड़ा फर्क यह है कि टीम इंडिया का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, और अगर हम टीम वाइज भी आके तो टीम इंडिया हमें श्रीलंका की तुलना में 20 दिखाई देती है। और एक फायदा आपको यह है कि आप घरेलू मैदान पर खेलते हैं, तो जब आप स्वदेश में आप खेलते हैं तो नेचुरली आपका परफॉर्मेंस बेटर होता है, क्योंकि आप अपने देश की पिचों को बेहतर तरीके से जानते हैं और आप बेटर प्रिपेयर्ड होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका भी जो है उपमहाद्वीप की टीम है, तो उनके लिए भी कोई बहुत आप ये कहिए कि अनजानी परिस्थिति होगी, ऐसा नहीं है। बहुत कुछ अनजाना नहीं है। वहां पर भी स्पिनिंग ट्रैक बनते हैं श्रीलंका में, बल्कि भारत से ज्यादा स्पिनिंग ट्रैक बनते हैं। और मुथैया मुरलीधरन का देश है, तो स्पिनर्स हमेशा वहां पर अच्छे मिले हैं और उन्होंने दुनिया में चुनौती पेश की है। वहां के स्पिनर्स आमतौर पर अच्छे होते हैं। अभी भी हसरंगा की बात होती है, जिनके खेलने पर डाउट बना हुआ है, और मुझे लगता है कि शायद वो ना खेलें, शायद कोविड से वो फ्री नहीं हुए हैं, और ये श्रीलंका के लिए बड़ा झटका है। लेकिन बावजूद इसके श्रीलंका टीम को कमजोर करके नहीं आंका जा सकता। हाँ, एज भारत को दिख रहा है। बिल्कुल। इससे पहले भी हम बात कर रहे थे, जल्द ही T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, तो T20 वर्ल्ड कप के हिसाब से ये मैच भी काफी अहम होगा। और हम बात कर रहे थे कि कुछ खिलाड़ियों के विकल्प तैयार किए जा रहे हैं, तो जैसा कि अभी सैमसन और रविंद्र जडेजा और इन कई नए चेहरों को भी मौका मिलने की बात सामने आ रही है। जी हाँ, ये रविंद्र जडेजा की वापसी हुई है, और ये भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत ही अच्छा और सुखद समाचार है, क्योंकि आप एक इस तरह का प्लेयर चाहते हैं। जडेजा जैसा खिलाड़ी हर कोई चाहता है कि उसकी टीम में हो, जो कि बैटिंग अच्छी करता है, जो बॉलिंग अच्छी करता है, और फील्डिंग तो कमाल की करता है। तो इस स्थिति में जडेजा की वापसी बहुत ही टीम को एक बैलेंस देने का काम करती है। आप T20 फॉर्मेट में आप चाहते हैं कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा ऑलराउंडर्स हों, तो उस कड़ी में चूंकि इस सीरीज के दौरान हमें शार्दुल ठाकुर नहीं दिखेंगे, उन्हें विश्राम दिया गया है, और अब खबर यह भी आ गई है कि दीपक चाहर भी हैमस्ट्रिंग की वजह से सीरीज से बाहर हो गए हैं। तो ऑलराउंडर्स आपके पास कम हो गए थे, तो ये बहुत बेहतर समय में वापसी हुई है आपको रविंद्र जडेजा की, और रविंद्र जडेजा के आने से टीम को मजबूती मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर हम बात करें तो बुमराह की भी वापसी हुई है, और उप कप्तान के रूप में वापसी हुई है, तो आप कह सकते हैं कि इससे टीम थोड़ी मजबूत होगी। हालांकि कुछ प्रमुख खिलाड़ी टीम से बाहर हुए हैं। एक झटका तब लगा है जब सूर्य कुमार यादव जो है वो चोटिल हो गए, जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ आखिरी मैच में मैन ऑफ द मैच भी थे, मैन ऑफ द सीरीज भी हुए। उनको चोट लगी है, उनको कहीं हाथ में फ्रैक्चर होने की बात कही जा रही है। वो बहुत हल्का फ्रैक्चर है, लेकिन उस वजह से वो पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। तो ये भारत के लिए झटका है। बावजूद इसके मैं हमेशा कहूंगा कि घरेलू पिच पर टीम इंडिया थोड़ा भारी है श्रीलंका पे। बिल्कुल। प्रोजेश, आपसे जानना चाहेंगे, श्रीलंका की टीम की अगर बात की जाए तो श्रीलंका की टीम कभी काफी दिग्गज हुआ करती थी, कई बेहतरीन खिलाड़ी थे, वर्ल्ड कप भी जीत चुकी है श्रीलंका की टीम। अभी अगर मुकाबले में देखा जाए दोनों को, तो क्या लग रहा है? देखिए, श्रीलंकन टीम एक बदलाव के दौर से गुजर रही है। जाहिर सी बात है कि जितने भी ग्रेट प्लेयर्स थे श्रीलंकन टीम के, जैसे संगकारा हो या जयवर्धने हो, वे रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो अब नए प्लेयरों को मौका मिल रहा है। तो कुछ समय तो उन्हें देना पड़ेगा कि वे भी अपने टीम में स्टैब्लिश्ड हों, और वो ये कोशिश भी कर रहे हैं। उनके पास प्लेयरों की कमी नहीं है, उनके पास भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। वे घरेलू क्रिकेट काफ़ी अच्छा है श्रीलंकन टीम का, और उस अनुपात में जैसे उनके जो कैप्टन हैं, नए कैप्टन सनाका हैं, दिनेश चांदीमल काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, तो
तो इस हिसाब से देखा जाए तो श्रीलंकन टीम को हम कमजोर नहीं आंक सकते हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया दौरे पे उनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है, उनके जो टॉप ऑर्डर थे काफी रन नहीं बना पाए हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन दौरे पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जितनी भी टीमें जाती हैं उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और यही हाल श्रीलंका के साथ भी हुआ। लेकिन इंडियन सॉइल पर श्रीलंकन टीम भी उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि वो भी सेम पिच पर खेलती है, इसी तरह का एटमॉस्फेयर वहां पे भी मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि इस तरह के कंडीशन पे, जैसे जिस तरह से हमने वेस्ट इंडीज को आसानी से पराजित किया है, हमारे स्पिनरों ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट में, तो ये काम इंडियन स्पिनर्स के लिए कुछ टफ हो जाएगा, क्योंकि श्रीलंकन टीम के जो प्लेयर्स है वो स्पिनर काफी अच्छा खेलते हैं, उनके पास भी काफी अच्छे अच्छे स्पिनर है। जैसे रंजन जी ने भी कहा कि हसरंगा काफी माने हुए स्पिनर हैं, और हमने देखा कि आईपीएल में उनकी काफी डिमांड थी, काफी महंगे हसरंगा ना खेले, वो ना खेले, से बिल्कुल अभी उबर नहीं पाए हैं, और बिल्कुल शायद हसरंगा अभी ऑस्ट्रेलिया में ही हैं। बिल्कुल, साथ में तीक्ष्णा एक मिस्ट्री बॉलर है उनके पास, तो ये भी काफी अहम चुनौती रहेगी भारतीय बैट्समैन के लिए। और भारतीय बल्लेबाजी की जहां तक बात करें तो इंडियन मिडिल ऑर्डर बिल्कुल शांत है, और इंडियन मिडिल ऑर्डर में जिस तरह से सूर्य कुमार यादव ने परफॉर्म किया था, सूर्य कुमार यादव का जाना इंडियन टीम के लिए काफी बड़ा सेटबैक है, और उनके जगह पे जो नए प्लेयर को मौका मिलेगा उन्हें परफॉर्म करना पड़ेगा। संजू सैमसन की टीम में वापसी हुई है, संजू सैमसन एक काफी अच्छे प्लेयर हैं, राजस्थान रॉयल के कैप्टन भी हैं, और वो इस मौके को, अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो इस मौके को जाहिर बात है कि भुनाना चाहेंगे, क्योंकि काफी दिनों बाद उन्हें इस तरह का मौका मिल रहा है, और ऐसी ही मौके की तलाश होनी चाहिए। जितने भी यंग युवा खिलाड़ी हैं उन्हें अगर इस तरह का मौका मिलता है तो उन्हें किसी भी तरह से इस तरह के मौके को नहीं छोड़ना चाहिए। साथ में ऋतुराज गायकवाड़ काफी अच्छे प्लेयर है, हमने देखा कि आईपीएल में उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया। पिछले वेस्ट इंडीज के जो लास्ट मैच थे उन्हें मौका मिला था, लेकिन वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो एक उनके लिए भी एक चुनौती है। अगर उन्हें मौका मिलता है ओपनिंग करने का तो एक अच्छा स्टार्ट इंडियन टीम के लिए देना पड़ेगा। जिस तरह से ईशान किशन भी काफी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे वेस्ट इंडीज के दौरे पर, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट में जो मैच हुआ था, तो इंडियन टीम के लिए ये भी एक काफी चैलेंजिंग है। बिल्कुल राकेश जी, हम बात कर रहे थे कि अभी इंडियन बल्लेबाज, जो भारतीय बल्लेबाजी क्रम है, वो बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहा। विराट कोहली से काफी उम्मीदें थी, वो भी फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी इंडिया की जो कमजोरी सामने आई है फील्डिंग के फील्ड में, अभी जो हालिया सीरीज हुई उसमें कई सारी कमियां नजर आई थी। यहाँ आपने सही कहा, लेकिन पहले तो जैसा हम सभी जानते हैं कि इस सीरीज के दौरान विराट कोहली और ऋषभ पंत को आराम दिया गया है, तो इस सीरीज में हमें विराट कोहली खेलते हुए नहीं दिखेंगे, ना ही दिखेंगे ऋषभ पंत। और उसके बाद 2 झटके भारतीय टीम को और लग चुके हैं। सूर्य कुमार यादव भी घायल होकर बाहर हो चुके हैं, और दीपक चाहर भी बाहर हो चुके हैं। शार्दुल ठाकुर को भी विश्राम दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि जो 5 प्रमुख खिलाड़ी हैं आपके, वो इस सीरीज से बाहर हैं, और ये एक वजह है कि श्रीलंका की टीम को भारत के थोड़े नजदीक लेकर आ रही है। अन्यथा अगर भारत अपने फुल स्ट्रेंथ पर खेले तो श्रीलंका से कोई मुकाबला मैं नहीं मानता। लेकिन अब चूंकि ये 5 प्रमुख खिलाड़ी नहीं है, हालांकि श्रीलंका को भी झटका लगा है। अगर हसरंगा उनके सबसे अच्छे बॉलर माने जाते हैं तो उनकी अनुपस्थिति से उन पर भी असर पड़ेगा, लेकिन भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। जहां तक चोट के मामले की हम बात कर लें, लौटते हैं उदय, फील्डिंग की आपने बात की, और हमने देखा कि वेस्ट इंडीज सीरीज के दौरान भारतीय फील्डर्स जो हैं वो अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सके। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जो फील्डिंग होती है वो एक ऐसी चीज है जो कि आप प्रैक्टिस से हासिल कर सकते हैं, और ये एक ऐसी चीज है कि इसका जितना अभ्यास करें उतना बेहतर है। अब लेकिन हमने देखा कि वेस्ट इंडीज सीरीज के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने कई मौके गंवाए। अब इसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि जब आप बाद में फील्डिंग कर रहे होते हैं और ऐसे मौसम में जबकि ड्यू पड़ रहा होता है, तो जब ड्यू पड़ रहा होता है तो गेंद जब आपके हाथों में आती है तो कई बार फिसल जाती है, खास करके ऊपर से जो कैचेज आते हैं। तो जो ऊपर से कैचेज आते हैं उसको पकड़ना आसान नहीं होता, लेकिन यह भी याद रखना होगा कि ये सभी प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं और इनसे हम अपेक्षा करते हैं कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो ये उस पर खरे उतरेंगे। यही वजह है कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो इस वजह से हम उम्मीद करते हैं कि इस दौरे पर भारतीय टीम जो है बेहतर प्रदर्शन करेगी श्रीलंका के खिलाफ इस होम सीरीज में। आपने देखा होगा कि मैच के बाद रोहित शर्मा ने भी कहा था कि फील्डिंग उनके लिए डिसअपॉइंटिंग थी और ये वहां पर सुधार चाहेंगे, न सिर्फ कैचेस के मामले में हवा में बल्कि ग्राउंड फील्डिंग में भी सुधार की जरूरत है। ये बात सच है उदय जी कि जब ओस गिरता रहा होता है उस वक्त फील्डिंग करना आसान नहीं होता, बॉल गीली हो जाती है, तो आप जैसे गेंदबाजों को ग्रिप करने में दिक्कत होती है वैसे फील्डर्स को भी उसको पकड़ने में थोड़ी बहुत परेशानी होती है। लेकिन अब तो ऐसे ही माहौल में क्रिकेट हुआ करता है, तो जब ऐसे माहौल में क्रिकेट होता है तो इससे पार पाने के लिए फील्डर्स को ज्यादा से ज्यादा इस तरह की परिस्थिति में अभ्यास करना चाहिए। आपके पास सुविधाओं की कोई कमी तो होती नहीं है, अगर आप चाहें तो जब ओस गिर रहा हो उस वक्त आकर आप फील्डिंग की प्रैक्टिस करें, एक अंदाजा लगाएं कि किस तरह से गेंद को थामना है और कंसंट्रेशन लेवल फील्डिंग में वो होनी चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस सीरीज के दौरान भारत की फील्डिंग हमें सुधरी हुई दिखेगी। अगर फील्डिंग अच्छी नहीं हुई तो मुकाबला फंस सकता है। आप जानते ही हैं कि लोग कहते हैं कि पकड़ो कैच जीतो मैच, तो अगर आप कैच छोड़ते हैं तो आप मैच हार भी सकते हैं। तो इसलिए फील्डिंग का इंपॉर्टेंस और मॉडर्न डेज क्रिकेट में फील्डिंग का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया है। न सिर्फ आप रन बचाते हैं, आप बल्लेबाजी नहीं कर रहे होते तब भी आप रन बचा लेते हैं, अपनी टीम के लिए आप स्कोर कर जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील्डिंग के जरिए, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैचेस आप पकड़ लेते हैं कि आप लगता है जैसे मानो विकेट ले लिया हो आपने। तो ये कुछ चीजें जो है वो करनी होती हैं और मुझे लगता है कि भारतीय क्षेत्ररक्षक भी इन चीजों को गौर कर रहे होंगे। रोहित ने खुद कहा था कि फील्डिंग उनके लिए डिसअपॉइंटिंग रहा है पिछली सीरीज में, तो निश्चित तौर पर भारतीय टीम उसमें सुधार करना चाहेगी। प्रोजेश, अगर भारतीय प्लेइंग 11 की बात की जाए तो कई बड़े चेहरे, बड़े खिलाड़ी नहीं दिखेंगे। ऐसे में जो खिलाड़ी हैं उन पे काफी दारोमदार होगा। माना जा सकता है कि इसके पीछे रणनीति ये होगी कि इन्हें आने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार कर लिया जाए। जी बिल्कुल, अभी इस सीरीज में हमें विराट कोहली जैसे बड़े नाम नहीं देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा ऋषभ पंत नहीं है, सूर्य कुमार यादव जिन्होंने पिछले सीरीज में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी, तो मिडिल ऑर्डर के 3 बड़े स्तंभ इंडियन टीम में नहीं है। तो उस जगह पे जिन्हें मौका मिलने की संभावना है, जैसे संजू सैमसन की वापसी हो रही है, तो संजू सैमसन के ऊपर भी काफ़ी दारोमदार रहेगा इस टीम का, क्योंकि वे एक अटैकिंग प्लेयर हैं। अगर वे सेट हो जाते हैं तो काफ़ी लंबे लंबे शॉट मार सकते हैं। जिस तरह से परफॉर्मेंस सूर्य कुमार यादव ने पिछले सीरीज में किया था वही काम संजू सैमसन को करना पड़ेगा, क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी बड़ा दारोमदार रहेगा इंडियन टीम के मिडिल ऑर्डर का। उसके अलावा जो है श्रेयस अय्यर के ऊपर भी काफ़ी कुछ डिपेंड कर रहा है इंडियन टीम का, क्योंकि ये जो 2 बड़े नाम हैं, इन दोनों युवा खिलाड़ी हैं, दोनों को परफॉर्म करना पड़ेगा अगर इंडियन टीम को बड़ा रन स्कोर करना है। तो साथ में इन जो ओपनिंग में ईशान किशन और रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अगर वो सेट हो जाते हैं तो फिर अकेले ही सब पूरी टीम पे भारी पड़ते हैं। इसके अलावा जो गेंदबाजी विभाग है उसमें बुमराह की वापसी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि बुमराह का खेलना तो तय है। भुवनेश्वर कुमार काफ़ी एक्सपीरियंस वाले प्लेयर हैं, भुवनेश्वर कुमार ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया है। इस बॉलिंग अगर स्पिनर डिपार्टमेंट में देखा जाए तो रवि बिश्नोई और चाहल को मौका मिल सकता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन जो है वो इंडियन टीम के लिए है। उसी अनुसार अगर हम श्रीलंकन की टीम की देखते तो कुशल परेरा, चांदीमल, कप्तान सनाका, वाइस कैप्टन असलंका, जो कि बैटिंग के ऊपर इनका पूरा दारोमदार रहेगा। श्रीलंकन टीम की अगर मजबूत आधारशिला अगर मिलनी है तो इन्हीं प्लेयरों पे डिपेंड करता है। गेंदबाजी विभाग में लाहिरू कुमार है, करुणा रत्ने हैं, जो मिस्ट्री स्पिनर है तीक्ष्णा, उन पे काफ़ी कुछ निर्भर करेगा कि वे कैसा परफॉर्म करते हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट के ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर करता है कि अगर वो भारतीयों की जो मजबूत बल्लेबाजी है अगर उन्हें रोक पाते हैं तभी श्रीलंकन टीम को जीत के आसार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल राकेश जी, चूंकि होम ग्राउंड पे मैच हो रहा है, इससे पहले अहमदाबाद और कोलकाता में मैचेस हुए वेस्ट इंडीज के साथ, तो कहीं ना कहीं फायदा इंडियन टीम को मिला। अब जो मैच होने जा रहे हैं उन्हें पिच को लेकर आपका क्या आकलन है? यहाँ पिच पर मैं बात करूंगा, पहले प्लेइंग 11 की बात हो रही है तो मैं बता दूं कि इस बार जो है ना वो आपको ये तय करना है कि मध्यक्रम में कौन खेलेगा और ओपन कौन करेगा, क्योंकि परिस्थितियां थोड़ी बदली हुई हैं।
कुछ खिलाड़ियों को आराम दिया गया था, लेकिन सूर्य कुमार यादव के चोटिल होके बाहर होने से टीम पर बहुत असर पड़ा है और ये कॉम्बिनेशन आपको देखना पड़ेगा। क्या ओपनिंग के लिए रोहित जाएंगे या ऋतुराज गायकवाड़ को 11 में जगह मिलेगा और ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ईशान किशन ओपनिंग करेंगे, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन जो कि हमें वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी T20 मैच में देखने को मिला था। तो ये होगा या रोहित शर्मा खुद ईशान किशन के साथ ओपन करते हैं या ऋतुराज गायकवाड़ के साथ ओपन करना पसंद करते हैं। हमेशा लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को लोग थोड़ा सा प्रेफर करते हैं, लेकिन गायकवाड़ एक विशुद्ध रूप से ओपनिंग बैट्समैन है और ओपनिंग में उनका परफॉर्मेंस रेगुलर अच्छा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि शायद उन्हें ओपनिंग में जगह मिले और फिर जो है त्याग करना पड़ जाए कप्तान रोहित शर्मा को आखिरी मैच की तरह और वो 4 नंबर पर आए। और 3 नंबर पर किन्हें भेजना है ये भी देखना दिलचस्प होगा। श्रेयस अय्यर ने 3 नंबर पर अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन संजू सैमसन जो हैं वो भी आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए 3 नंबर पे और ओपन में बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, बहुत ही अटैकिंग बैट्समैन है और जिस दिन उनका दिन होता है तो रन जो है वो बनते नहीं है, रन बहते हैं जब वो खेल रहे होते हैं। तो संजू सैमसन के लिए ये बहुत बड़ा मौका है। संजू सैमसन के मामले में अक्सर ये शिकायत रहती है कि उन्हें प्रॉपर मौका नहीं मिल पाता है। आप देखेंगे कि विकेट कीपर्स का जो पुल है वो इतना समृद्ध हो गया है कि ऋषभ पंत हैं, ईशान किशन हैं, अब भरत आ गए हैं। तो इन सब वजहों से आप देखें कि रिद्धिमान साहा को बाहर होना पड़ा है। तो यही एक वजह है कि संजू सैमसन को भी उतने मौके नहीं मिल पाते हैं। संजू सैमसन खेलते हैं तो एक बैट्समैन के तौर पे खेलते हैं और जब आप एक बैट्समैन के तौर पे खेलते हैं तो आप किस पोजीशन पर खेलेंगे? नंबर 3 पर विराट कोहली खेल रहे होते हैं, 4, 5, 6 पे आपके लिए जगह नहीं बन पाती। तो इस वजह से टीम कई बार जो है विवश हो जाती है कि संजू सैमसन को उन्हें बाहर रखना पड़ता है। अब संजू सैमसन को यह बड़ा मौका मिला है और संजू सैमसन के लिए भी ये चैलेंज है कि वो इस मौके को भुनाएं। संजू सैमसन को इससे पहले भी मौके मिले हैं, लेकिन वो उन मौकों का फायदा नहीं उठा पाए हैं। तो संजू सैमसन से सारे खेल प्रेमी, क्योंकि सारे खेल प्रेमी उन्हें बहुत पसंद करते हैं, उनका जो बैटिंग का अंदाज है उदय ना, वो सबको लुभाता है। जिस तरह से वो आते हैं, स्ट्रोक लगाते हैं ना, फ्री फ्लोइंग बैट्समैन आप कहते हैं, केयर फ्री क्रिकेट खेलते हैं। तो उसी मूड से इनको क्रीज पर आना होगा और केयर फ्री क्रिकेट खेलनी होगी और स्ट्रोक्स अपने लगाने होंगे। अब देखना यह है कि उनकी भूमिका को कैसे तय करते हैं कप्तान रोहित शर्मा, क्योंकि ये तो लगभग तय लग रहा है कि संजू सैमसन प्लेइंग 11 में होंगे। रोहित शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए भी कहा है कि संजू सैमसन जो हैं वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं और उनसे ढेरों उम्मीदें हैं। तो ये तो तय है कि संजू सैमसन खेलेंगे पहला T20 श्रीलंका के खिलाफ। तो अब ये देखना है कि वो किस पोजीशन पर खेलते हैं और वो किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। इसके बाद हम गेंदबाजी पर आए तो मैं पिच पर आऊंगा लेकिन उससे पहले मैं गेंदबाजी पर आता हूं। और प्रोजेश ने जैसा बताया कि आपको स्पिनर्स के मामले में कि रवि बिश्नोई होंगे, चहल होंगे और ये तो तय है कि जडेजा खेलेंगे। प्रसिद्ध कृष्णा वो भी, उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया। प्रसिद्ध कृष्णा टीम में नहीं है तो उन्हें मौका नहीं मिलेगा, लेकिन हम स्पिनर्स की बात कर रहे हैं। ये 3 स्पिनर्स की हम बात कर रहे हैं, रवि बिश्नोई हैं, चहल हैं और आपको रविंद्र जडेजा हैं। तो प्रोजेश, क्या आपको ये लगता है कि टीम इंडिया 3 स्पिनर्स के साथ जाएगी? क्योंकि अगर आप देखें तो जैसा मैंने कहा कि ओपन अगर ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन को मान लें, 3 नंबर पर अगर आप अय्यर को मान लेते हैं, 4 पे रोहित होंगे, 5 पे संजू सैमसन होंगे, 6 पे वेंकटेश अय्यर होंगे, 7 पे आपको रविंद्र जडेजा होंगे। इसके बाद आपका ये तय है कि बुमराह तो खेलेंगे ही, तो आपके 8वें खिलाड़ी वो हो गए, भले बल्लेबाजी वो बाद में करेंगे। हर्षल पटेल ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है और उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है कि वो वनडे में खेलेंगे और चूंकि उनकी बल्लेबाजी भी थोड़ी बहुत वो कर लेते हैं। और अब जबकि दीपक चाहर भी टीम में नहीं है, शार्दुल ठाकुर भी टीम में नहीं है, तो इस मामले में ये लगभग तय माना जा रहा है
कि हर्षल पटेल भी टीम में आपको दिखेंगे, तो 8 नंबर पर वो आपको दिख गए। 9 नंबर पे कोई स्पिनर होगा। इसके बाद आपके पास भुवनेश्वर कुमार और बुमराह। तो क्या भारतीय टीम 2 स्पिनर के साथ, चूंकि श्रीलंकन टीम स्पिनर्स को अच्छा खेलती है, तो क्या भारतीय टीम 2 स्पिनर्स के साथ जाना चाहेगी? उसमें से एक तो जडेजा होंगे। अब यह तय करना होगा कि रवि बिश्नोई या चहल, या आपको लगता है कि इन तीनों स्पिनर्स के साथ टीम इंडिया जाएगी? देखिए, सबसे बड़ी चीज है इंडियन टीम तो पिच के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि कौन सा कॉम्बिनेशन रहेगा। अगर लखनऊ की पिच स्लो रहती है तो जाहिर सी बात है कि इंडियन टीम 3 स्पिनर के साथ ही जाना चाहेगी, क्योंकि इनके पास तो फिर गेंदबाज में किसे बिठाना चाहेगी? सिर्फ 2 तेज गेंदबाजों के साथ T20 में जाना चाहेगी टीम इंडिया? तो उसमें सबसे बड़ा चीज है कि वेंकटेश अय्यर जो है वो तीसरे फास्ट बॉलर की भूमिका निभाएंगे। अदरवाइज वेंकटेश अय्यर को ड्रॉप करके फिर 3 स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर के साथ, तो फिर आपकी बल्लेबाजी कमजोर हो जाएगी। बॉलिंग लाइन भी कहीं न कहीं चैलेंजिंग होगा इस बार। बिल्कुल। और अगर आप वेंकटेश अय्यर को ड्रॉप करते हैं तो फिर क्या होगा कि आपकी बल्लेबाजी कमजोर हो जाएगी। ऑलरेडी ऋषभ पंत, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, 3 जो प्रमुख स्तंभ थे टीम के मध्य क्रम के, वो तीनों बाहर हैं। तो आप बहुत ज्यादा जुआ नहीं खेल सकते। बिल्कुल। साथ में वेंकटेश अय्यर ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी किया था वेस्ट इंडीज के दौरे पर, तो इस अंदाज से उन्हें ड्रॉप नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। और वेंकटेश अय्यर की बात निकली है उदय, तो मैं बताऊं कि जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं और खिलाड़ियों के मुंह से जो सुनने को मिल रहा है, ये मिल रहा है कि वेंकटेश अय्यर में जो क्रिकेटिंग थॉट है, जो क्रिकेट के बारे में सोच है, जो रीडिंग है उनकी पिच के बारे में, फील्ड के बारे में, वो बहुत जबरदस्त है। वो सिचुएशन को बहुत अच्छे से रीड करते हैं। हालांकि उन्होंने बहुत सारे मैचेस नहीं खेले, लेकिन वो रीड करते हैं। तो लोग इस तरह के खिलाड़ियों को पकड़ कर रखना चाहते हैं। और जबकि आपका विश्व कप सामने है, हार्दिक पटेल पूरी तरह से फिट होंगे या नहीं, अभी तक संदेह के घेरे में है। तो आप और देख रहे हैं कि वेंकटेश अय्यर ऑस्ट्रेलिया में, मिशन मेलबर्न में आपको दिखेंगे वेंकटेश अय्यर, ये लगभग तय है। तो एक बड़ा ही ये जब पहला T20 मैच है होगा, शुरू होगा, तो टॉस के वक्त ये देखना दिलचस्प होगा कि रोहित किस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे सवालों के जवाब तभी मिलेंगे। हम पिच की जो बात कर रहे थे, पिच को किस तरह से देख रहे हैं लखनऊ की पिचों को आप? देखिए, लखनऊ की पिच जो है वहां पर 2 तरह के विकेट बनाए गए हैं। एक रेड सॉइल है और एक ब्लैक सॉइल के साथ बनाई गई है पिच। अगर ब्लैक सॉइल पे मैच होगी तो निश्चित तौर पे वो स्पिनर्स को मदद करेगी जी। और अगर रेड सॉइल पे होगी तो वो तेज गेंदबाजों को मदद करने जा रही है। तो ये तो मैच के पहले डिसाइड होगा कि हाँ, वो किस पिच पर खेलने के लिए जा रहे हैं, वो उस वक्त हमें पता चल पाएगा। इसके अलावा अगर हम लखनऊ की बात करें तो यहाँ तक अभी जो है 7 इंटरनेशनल मैच खेले गए। बिल्कुल। और मौसम में भी बदलाव हुआ है कुछ दिन। हाँ, बिल्कुल। और 7 जो मैचेस हुए हैं उसमें 4 बार जो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है और 3 बार जो है वो बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। जो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है वो 151 रनों का है। तो ये इंगित करता है कि बहुत हाई स्कोरिंग ग्राउंड नहीं है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि यहां जो डिफेंस हुआ है, वो जो लोएस्ट स्कोर डिफेंस हुआ है वो 156 रनों का हुआ है। इसका मतलब अगर आप एवरेज स्कोर बनाते हैं 151 का तो आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोएस्ट डिफेंड जो है वो 156 का है। तो ये तो तय है कि आपको स्कोर 170-75 के आसपास जाना होगा, खास करके तब जब आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि ये भी तय है कि ड्यू का इंपैक्ट पड़ेगा। और जब एक बार ड्यू गिरने लगता है तो गेंदबाजों के लिए कितना मुश्किल हो जाता है, अब ये बताने की जरूरत नहीं है। दर्शक इसको बखूबी जानते हैं, वो देख रहे हैं। ये T20 वर्ल्ड कप से खेल चल रहा है। इसी ड्यू फैक्टर की वजह से इंडिया T20 वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था, क्योंकि उसके पहले जो दोनों मैच हुए थे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ, हम हारने का दोष जरूर टीम इंडिया पर मरते हैं। लेकिन यह भी बात सच है कि जब भारतीय टीम बाद में बॉलिंग कर रही थी, डिफेंड कर रही थी, तो ड्यू फैक्टर ने भारत का खेल बिगाड़ा था। तो ये ड्यू फैक्टर को देखते हुए जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करती है उसे कम से कम 12-15 रन अधिक बनाने ही होंगे। तो यही स्थिति वहां के पिच की है। बिल्कुल, उम्मीद की जानी चाहिए कि दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा और कई सवालों के जो जवाब, कई सवाल जो लोगों के क्रिकेट लवर्स के दिमाग में घूम रहे हैं उनके जवाब भी सामने आएंगे। इसके साथ ही फिलहाल हमारे इस चर्चा में इतना ही। प्रोजेश और राकेश रंजन जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कोप। नमस्कार।